क्या आपने कभी सोचा है कि जो भारतीय दुनिया के अलग-अलग कोनों में कमा रहे हैं, उनका भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है? हर साल देखा जाए तो लाखों भारतीय प्रवासी विदेशों में जाकर कमाकर अपने परिवार और अपने देश के लिए आर्थिक सहायता देते हैं। और ये जो अर्निंग किए हुए मनी होते हैं, ये ना केवल उनके परिवारों के लिए होते हैं, बल्कि भारत की आर्थिक स्थिति के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होने वाली होती है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे रेमिटेंसी के बारे में। रेमिटेंसी जो वर्ल्ड बैंक ने 2024 के डाटा के हिसाब से बताया, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। चलिए हम बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि क्या है ये हमारी रेमिटेंसी के बारे में, रेमिटेंसी को जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया रिसीव 14.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसी इन 2024। 2024 में इंडिया ने कहीं ना कहीं ग्लोबली अगर देखा जाए, यानी कि पूरे वर्ल्ड को मिला दिया जाए, तो 14.3% का रेमिटेंसी सिर्फ इंडिया के पास आया है। ठीक है, अगर बात की जाए, ये रेमिटेंसी कहीं ना कहीं हमें एक माइलस्टोन अचीवमेंट की तरफ जो है लेके जाता है और दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो वर्ल्ड लोगों के स्किल्ड है, वो कहीं ना कहीं विदेशों में भी और साथ में इंडिया में भी किस तरीके के अचीवमेंट जो है कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि हम बात करते हैं रेमिटेंसी, ये होता क्या है? रेमिटेंसी जो कि रेफर करता है मनी को, और कौन सी मनी? कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक पर्सन है और वो इंडिया में रहता है और वो इंडिया से बाहर जाके किसी दूसरे कंट्री में वर्क करता है और उस वर्किंग में उसको कुछ अर्निंग होती है। वो अर्निंग का कुछ हिस्सा जो है वो क्या करता है, अपने फैमिली के लिए या अपने घर वालों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए वापस पैसा जो है वहां से भेजते हैं। तो जो बाहर से, अब्रोड से जो वो पैसा वापस इंडिया में आता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रेमिटेंसी कहते हैं। द रेमिटेंसी रेफर्स टू द मनी दैट इंडिविजुअल वर्क अब्रोड सेंड बैक टू सपोर्ट देयर फैमिलीज इन देयर होम कंट्री। ये काफी क्रूशियल हो जाता है इनके सोर्स ऑफ इनकम का, क्योंकि इनके हाउस होल्ड में जो पैसा आता है, यानी घरों में जो पैसा आता है, वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसकी अगर बात करें, जो पैसा यहाँ कहीं ना कहीं आता है, अगर मान लीजिए वो पर्सन अमेरिका में है, तो डॉलर के रुपए में, डॉलर के करेंसी में वो क्या करेगा, इंडिया को पैसा भेजेगा। ठीक है, अब डॉलर क्या होगा, इंडिया में आएगा। अमेरिका से क्या आया, इंडिया में डॉलर आया। जब डॉलर इंडिया में आया तो इसका मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। क्योंकि जब डॉलर हमारे यहाँ पे आता है, और डॉलर एक स्ट्रांग करेंसी के रूप में मानी जाती है। ठीक है, और जब ये स्ट्रांग करेंसी, हार्ड करेंसी जब इंडिया में आता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की इकोनॉमी को काफी इंपैक्ट करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं रेमिटेंसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। अगर कुछ स्टैटिस्टिक की बात करें, 2024 के जो ग्लोबल शेयर है, इंडिया का जो ग्लोबल शेयर है वो कितना बड़ा है, 14.3, यानी कि टोटल 100% में से लगभग मैं भी कहूं कि 15% जो है वो सिर्फ इंडिया के पास है, और जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट रहा है। इंडिया की जो शेयर है वो 10% से अबव ही रहा है सिंस 2000, यानी कि 2000 से ऊपर देखा जाए तो 10% से, हर साल 10% से ऊपर जो है मार्क किया है। कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम पे वगैरह पे, तो अलग अलग सिचुएशन पे जो है एक्सेप्शन तो होती है। वहीं अगर बाकी कंट्री की बात करें तो इंडिया पहले नंबर पे, सेकंड पे मैक्सिको है और थर्ड पे आपका चाइना है, जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेमिटेंसी को रिसीव कर रहा है 2024 में। अगर हम बात करें, ये जो रिकॉर्ड है, ये जो हाईएस्ट रिकॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या फैक्टर है? तो सबसे पहली चीज तो इंडिया की जो डायस्पोरा है, उनकी जो इनकम है बाहर में, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। यानी कि जो लोग जाके, उनकी स्किल इतनी ज्यादा हाई हो रही है ताकि वो बाहर जाके उस चीज को इनकम कर पाए। दूसरी, हाई स्किल्ड माइग्रेशन, यानी कि जितनी ज्यादा स्किल्ड हो रही है तो लोग वहां पे माइग्रेट हो रहे हैं। और तीसरी चीज अगर बात करें, एक्सचेंज रेट फेवरेबल होने की वजह से अब डॉलर और इंडिया में आएगा, और डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, एक्सचेंज रेट डॉलर का हाई है, तो इसका मतलब इंडिया की करेंसी को वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके साथ साथ हमारी जो पॉलिसी रिफॉर्म है करेंसी से, रेमिटेंसी से रिलेटेड, वो भी काफी एनकरेजिंग वाला है।
इसी वजह से हमें कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। वहीं अगर इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कहीं ना कहीं बूस्ट करने का काम करता है, क्योंकि जितना ज्यादा डॉलर हमारे इंडिया में आएंगे वो कहीं ना कहीं उतनी सेविंग होगी। इसके साथ साथ हाउस होल्ड को भी सपोर्ट करता है, हमारी कम्युनिटीज को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करता है। और ये सब ड्राइव होती है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और हेल्थ केयर के वजह से हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है इतना बड़ा इंपैक्ट हो पाए। इसके बाद बात करें तो दूसरे कंट्रीज का क्या हाल है? इंडिया और मैक्सिको और चाइना कहीं ना कहीं हमने देखे तो 2024 में सबसे ज्यादा रेमिटेंसी रिसीव कर रहा है। वहीं चाइना की बात की जाए तो वो थर्ड नंबर पे है रेमिटेंसी को रिसीव करने वाला। अगर मैं यहाँ पे 10 कंट्रीज की डाटा उठाऊं तो इंडिया की अगर बात की जाए तो 1.29 लाख बिलियन डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया के पास आता है। वहीं मैक्सिको की देखा जाएगा, चाइना की 48,000 और फिलीपींस की देखा जाए 48,232। ठीक है, फ्रांस की डाटा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, गुटेमाला, इजिप्ट और जर्मनी। ये 10 कंट्री जो है इनकी रेमिटेंसी जो है कि डाटा जो है यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर आउटलुक क्या होनी चाहिए, आगे किस तरीके की सपोर्टिव चीजें होनी चाहिए? तो हमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली सपोर्ट करना चाहिए, हमारी जो बाहर के वर्कर है उनको कहीं ना कहीं लगातार सपोर्ट करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इनिशिएटिव वगैरह जो है वो लेनी चाहिए, हमारी अपॉर्चुनिटी को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए इंडियन वर्कर के लिए। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं हम फ्यूचर आउटलुक की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।